एमजे रिवर्स सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 230 यानी 230 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार मैं एक बता देता हूँ यार। ऐसा मत सोचा करो कि मैं ना तुम्हारे साथ साथ नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हारे साथ साथ ही कहानी में आगे बढ़ रहा होता हूँ। तो मैं जो शौक मिलता है, जो चीज़ें मुझे पता चलती है, तुम्हारे साथ ही मुझे पता चलती हैं। जैसे एक कन्फ्यूजन हो गई थी पहले, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे ना फेंगयुआन रीबर्थ कर गया, लेकिन असल में फेंगयुआन रीबर्थ नहीं करा था। फेंगयुआन तो उसी टाइमलाइन में अपना चल रहा था, लेकिन अचानक से उसका जो क्लोन था उसकी मेमोरीज उसके पास आ गई क्लोन की, क्योंकि क्लोन ने ही तो रीबर्थ करा था ना। और क्लोन के पास मेमोरीज आई, और ऑफ कोर्स क्लोन और फेंगयुआन एक ही है, तो मेमोरी शेयर हो गई। और फेंगयुआन को रियलाइज हुआ, अरे मेरा क्लोन रिबर्थ करके आया, अच्छा फ्यूचर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये सीन था, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार मेरे को ध्यान नहीं दिया क्या मैंने पढ़ते वक्त। तो असल में यार मैं भी ध्यान देता हूँ, असल में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ ही कहानी में आगे चल रहा हूँ। मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आगे पता, अभी मैं करने जा रहा हूँ। हाँ अभी मेरे को पता होगा, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं पता होगा कल क्या होने वाला है। कल के दिन कल का ही देखेंगे। तो मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर के साथ नहीं चलता, तुम्हारे साथ ही इंटरेस्ट बना रहता है मेरा भी। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, लैंड स्पीड और फेंगयुआन की बातें चल रही थी, जहाँ पे लैंड स्पीड तो स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे फेंगयुआन अभी सारे के सारे जो लैंड स्पीड में मतलब लांगिया ब्लस लैंड में है ना, वहाँ पे लैंड स्पीड के साथ मिलकर दाउमाक हटा देगा। दाउमाक या जो भी मार्क लगे हुए थे जिससे हेवनली कोड ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आने वाली थी, टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आने वाली थी, वो चीज़ हट जाती। हमने देखा था ना यहाँ पे फेरिजीवी और साथ में फेंग जुजे चेन ये सब अटैक करने आ गए थे, थंडर को स्टॉर्म मोनार्क, ये पिछले वाली लाइफ में हुआ था ऐसा। तो ये चीज़ दोबारा ना हो जाए इसलिए। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हुआ, लैंड स्पीड को तो पता नहीं ऐसा होने वाला है, लेकिन फेंगयुआन को पता था। लेकिन फेंगयुआन फिर भी यहाँ से चला गया कुछ और काम करने के लिए। देखते हैं वो काम क्या था। नॉर्थन प्लेन्स ऑटम ब्लेड प्लेन में, ऑटम ब्लेड प्लेन में मैंग तो एकदम बेयरफुट चल रहा था, एकदम नंगे पैर। ब्लेड पाथ का रैंक 7 टॉप एक्सपर्ट था। पीक बैटल स्ट्रेंथ के साथ ब्लेड पाथ ब्रेक थ्रू के लिए उसने यहाँ गार्ड मोड ले रखा था। ऑलमोस्ट आउटसाइड वर्ल्ड इग्नोर कर दिया था, यहाँ पे अपना अपना गार्ड का काम करता रहता था, और बस यही काम था उसका, चलते रहो गार्ड का काम करते रहो बस। अचानक मॉन्स्टर अटैक करते हैं। ह्यूमन शेप के थे, नाइफ जैसे क्लॉज थे, फुल किलिंग इंटेंट के साथ थे। मैंगतू कहता है ये क्या चीज़ है बे। वो फाइट बैक भी करता है, और शॉक भी उसको मतलब मिलता है। फाइट के बाद जब शॉक मिलता है, पता चलता है कि हर एक मॉन्स्टर यहाँ पे लिटरली हर एक मॉन्स्टर रैंक 7 स्ट्रेंथ के साथ था। एंडलेस अटैक में मैंगतू रिट्रीट करता है, तभी मॉन्स्टर सेल्फ डिटोनेट कर देते हैं और बूम बूम आवाज आती है। मैंगतू ब्लड स्प्लिट करता हुआ एकदम बचता है जैसे तैसे। मैंगतू सोचते हुए कहता है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, कोई गू इमोर्टल कंट्रोल कर रहा है इनको, वरना ऐसे ये मारी मेरे को और ऊपर से फट भी जाए ऐसी टाइमिंग पर, पक्की बात है कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। सोल पाथ है या इंस्लिमेंट पाथ, कौन हो सकता है। हेल्प मांगने ही वाला था कि इमोर्टल बैटलफील्ड एक्टिवेट हो गई। मैंग तो कहता है इतनी जल्दी इमोर्टल बैटलफील्ड, एनिमी का फेस भी नहीं देखा मैंने तो अभी तक। चिल्लाते हुए बंदा कहता है अपना, मैंग तू कौन हो तुम। एकदम मैं तो मैंग ट्राइब का हूँ, तुम क्या मैंग ट्राइब से दुश्मनी चाहते हो। मास्टरमाइंड फेंगयुआन इग्नोर करता है उसको। लुओपो सील प्रिपेयर करता है और ऑरा पूरा बैटलफील्ड में फिल हो जाता है, लोकेशन एक्सपोज जाती है। मैंग तो देखता है फेंगयुआन को, नॉर्मल ग्रे रोब में था, बट और भाई देख के हिल गया और शॉक में आ गया। मैंग तो सोचते हुए कहता है क्या पीक रैंक 7 होके रैंक 8 मूव चला दिया इसने, कौन है ये। मैंग तू यहाँ पे चार्ज करता है अटैक करने के लिए। यामा चिल्ड्रन ह्यूमन शेप्ड यहाँ पे फ्लड हो जाते हैं, एकदम बरसने लग जाते हैं मैंगतू के ऊपर। मैंगतू और यामा चिल्ड्रन के बीच फाइट हो जाती है। नंबर्स तो भाई बड़े खतरनाक नंबर पे ये तो यामा चिल्ड्रन थे। फेंगतू और फेंगतू तो भाई क्या बोले, उसका तो खतरनाक सीन हो गया था। फेंगयुआन दूर से ही लुओपो सील फायर करता है, और डॉज का चांस तो मिलता नहीं है मैंगतू को, और जैसे ही मैंगतू को हिट लगता है मैंगतू एक बार में ही डेड, और सोल कंप्लीटली इरेज हो जाती है। अब लूट क्या मिलती है, मैंगतू का बॉडी एकदम इंटैक्ट था, सही था। इमॉर्टल प्राइमेसी मिलता है, 3 इमॉर्टल गू मिलते हैं, टन्स ऑफ रिसोर्स मिलते हैं। प्रीवियस लाइफ में सिर्फ 1 इमॉर्टल गू मिला था फेंगयुआन को, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मिल जाता है प्रॉफिट। ऑटम ब्लेड प्लेन पूरा लूट लिया। अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन भी मेन टारगेट था, वो भी मिल गई थी उसको। बहुत सारे मॉडल एच गू भी उसने कलेक्ट कर लिए थे। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है लास्ट लाइफ में मैंगटू सेल्फ डिटोनेट हुआ था, ब्लेड दाउमाक बच गए थे, इस लाइफ में पहले ही मर गया, अब ये प्लेस हिस्ट्री बन गया है। फेंगयुआन वापस लांगिया नहीं जाता। मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गू के लिए इमॉर्टल्स ओ सॉरी इमॉर्टल्स कह रहा हूँ, मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गू के लिए उसे मटेरियल चाहिए थे, याद होगा ना। मैरिड सेल्फ उसने इमॉर्टल गू बनाया था, लेकिन अब उसके पास है तो नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। अब तक ड्रिंकिंग ब्लेड वाइन प्लस एज गू मिल चुके थे, बचे हुए क्या थे, फ्रंट एंड डिवाइन ऑब्स्टेकल निडल, और लास्ट में बचा था फ्लोटिंग लाइफ फायर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप था उसका डिवाइन निडल वैली में। रैंक 7 स्लीपिंग लेडी ने डिवाइन हैच डॉग के लिए बनाई हुई जगह थी, याद होगा, ये निडल लेडी को फंसाया था फेंगयुआन ने। फेंग क्लैन और साथ में निडल लेडी और साथ में एक और क्लैन था, इन दोनों के बीच भिड़ंत करवा के फेंगयुआन अपना प्रॉफिट निकाल के भाग गया था। तो वही जगह थी। अब देखते हैं यहाँ पे फेंगयुआन दोबारा क्या करेगा।
और ये हेजडॉग वाला सीन तो तुम्हें याद होगा, पिछली बार हेजडॉग के ऊपर जो भी सींग निकलते थे, जो भी उसके नीडल्स या स्पाइक्स होते थे, वो हमेशा सालों-सालों में निकलते थे। यही उसका एक कल्टीवेशन और रिसोर्स और कलेक्शन मेथड था, यानी जो भी वो ट्रेड करती थी। लेकिन फेंगुइन इसके सारे उखाड़ के ले गया था स्पाइक, और हेजडॉग तो सोता ही रह गया था। बहुत नुकसान हुआ था भाई स्लीपिंग लेडी का। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। स्लीपिंग लेडी यही कहते थे इसको, देखते हैं। स्लीपिंग लेडी रैंक 7 लोन इमॉर्टल थी, खुद स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसके पास इमोरल डेसोलेट बीस्ट डिवाइन हेजडॉग था, स्वॉर्ड पाथ। डिवाइन हेजडॉग अपने स्पाइन को शूट करता था, स्पाइन्स या स्पाइक्स टाइप की कुछ चीज़ें उसके ऊपर उगती थी, उनको शूट करता था। स्पीड और बहुत मतलब पावर बहुत तगड़ी थी, डायरेक्ट हिट में कोई भी मर जाए ऐसे टाइप की थी। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मैंगतू भी मर सकता था इससे। इसी वजह से प्रीवियस लाइफ में मैंग ट्राइब ने इस पर डाउट किया था कि कहीं मैंगतू को स्लीपिंग लेडी तो नहीं मारा, याद होगा, यही तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था। फेंगयन वैली के अंदर नहीं गया, पहले जैसे ही यामा चिल्ड्रन से अटैक भेजे। स्लीपिंग लेडी कहते इतनी हिम्मत, मेरी डिवाइन निडल वैली पर अटैक कर दिया। यामा चिल्ड्रन एक्सप्लोड करते ही स्लीपिंग लेडी को एकदम थोड़ा बहुत भगाते हैं। फेंगजुआन सोचते हुए यहाँ पे कहता है डिवाइन हेजडॉग के पास ज्वाइन होना चाहती है क्या ये शायद भाग रही है यहाँ से ताकि डिवाइन हेजडॉग के पास जाए और वहां पे जाके उसके साथ मिलके मेरे यामा चिल्ड्रन से फाइट करे। ओके, देखते हैं। एक्सप्लोजन को फोर्स से यामा बैटलफील्ड इंस्टेंटली स्लीपिंग लेडी को ट्रैप कर लेता है, यानी एक्सप्लोजन होता है, चीजें होती है तो स्लीपिंग लेडी ट्रैप हो जाती है। स्लीपिंग लेडी सोचते हुए कहती है ये कैसा इमॉर्टल बैटलफील्ड है, मैं तो भागने ही वाली थी और इसने मेरे को तुरंत ही पकड़ लिया। फेंगयुआन कहता है फास्ट है पर र्यूमर केज के कंपैरिजन में बड़ा स्लो है। स्लीपिंग लेडी अलर्ट हो जाती है, वो कहती है आप कौन हो, कोई दुश्मनी है क्या मेरे से, डील कर सकते हैं प्लीज, मेरी लाइफ जाने दीजिए। फेंगयुआन कहता है मुझे तेरी लाइफ ही चाहिए। यामा चिल्ड्रन फुल अटैक करते हैं। स्लीपिंग लेडी एक भाई रोने लग जाती है, बैक करने लग जाती है, कहते हैं स्पेयर मी, छोड़ दो यार प्लीज छोड़ दो, डिवाइन हेजडॉग कंट्रोल का मेथड दे दूंगी, प्लीज छोड़ दो। फेंगयुआन कहता है एक्टिंग बंद कर दे, मुरोंग और मैंग ट्राइब के बीच सर्वाइव करने वाली इतनी वीक नहीं होती है, ठीक है। एक्सपोज होने पर स्लीपिंग लेडी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाती है, यामा चिल्ड्रन से निकल भी जाती है और यामा बैटलफील्ड ब्रेक नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी देखो बैटलफील्ड के अंदर फंसी हुई है, बस यामा चिल्ड्रन को आराम से मार रही थी। फेंगयुआन कामली लुओपोसिल प्रिपेयर करता रहता है। स्लीपिंग लेडी रश करती है पर मैंगतू से भी कम स्ट्रेंथ थी और वो भाई वही होता है, पड़ी लुओपोसिल एक में ही खत्म, वन शॉट किल मार दिया। स्लीपिंग लेडी यहाँ पे कर्स करते हुए कहते हैं तुम डीमन हो, एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही एंड मिलेगा। फेंगयुआन कहता है तुम अपना ही सिन नहीं जानते क्या, यानी अपने ही वो पाप नहीं जानते क्या। स्लीपिंग लेडी कहती है कौन सा मैंने सिन कर दिया, कौन सा मैंने पाप कर दिया भाई। फेंगयुआन कहता है तुम्हारी वीकनेस ही तुम्हारा पाप है और क्या, यही तुम्हारा सिन है। लुओपोसिल हिट होती है, वही डिफेंस प्रॉपर नहीं होता, एकदम सबको टूट फूट जाता है डिफेंस की ऐसी की तैसी। स्लीपिंग लेडी डेड, खत्म। लूट क्या मिलती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। इमॉर्टल प्राइमेसी यहाँ पे मिला पर सारे इमॉर्टल गू नहीं मिले थे क्योंकि आधे से ज्यादा सेल्फ डिटोनेट हो चुके थे। भाई इसको थोड़ा टाइम मिल गया था ना बोलने बालने का, तो उसमें से डेटोनेट कर दिए थे। यामा जो चिल्ड्रन थे भाई, यामा बैटलफील्ड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, यामा चिल्ड्रन भी चले जाते हैं। स्लीपिंग लेडी का डिस्गाइज यूज करके फेंगयुआन डिवाइन हेजडॉग के फ्रंट बैक डिवाइन ऑब्स्टिकल नीडल्स कलेक्ट कर लेता है और नीडल निकालते ही डिवाइन हेजडॉग वीक हो जाता है। फेंगयुआन उसे सप्रेस करके इमॉर्टल प्राइमेसी में सील कर देता है। लास्ट मूव था उसका, डिवाइन नीडल वैली भी नहीं छोड़ी, यानी लास्ट मूव उसका ये था और उसने सब कुछ चुरा लिया। पिछली बार तो वो ये जो हेजडॉग था उसको नहीं ले पाया था, ऊपर से बहुत सारी चीजें भी हुई थी, दिक्कतें भी थी, भागा था फेंगयुआन यहाँ से, मेन मटेरियल लेके भाग गया था। ज़्यादा बड़ा गेन नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा गेन हुआ था, लेकिन इस बार भाई ने लंबा वाला गेन मारा था। पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल को यूज़ करके प्रॉपरली जो पूरी वैली थी उसको ही उठाता है और अपने पूरे प्राइमेसी के अंदर ही स्टोर कर लेता है। प्राइमेसी उसका बहुत बड़ा है, हम जानते हैं सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी कितना बड़ा है, तो उसके अंदर आराम से बच जाती है, मतलब बस जाती है पूरी वैली, आराम से इसका बसेरा बन जाता है और भाई कुछ भी नहीं बचता, पूरी वैली भाई ने गायब कर दी थी। और यही बता दूं, यही एक वैली थी जो कि मैंग मैंग ट्राइब या एक और जो ट्राइब थी, दोनों ट्राइब के बीच वाली ये वैली पड़ती थी, जिससे दोनों ट्राइब अलग रहती थी और स्लीपिंग लेडी बीच में रहती थी इस वैली के अंदर और दोनों ट्राइब से हाथ मिला के रखती थी और दोनों से फायदा लूटती थी अपना। लेकिन अब इसके लग चुके हैं, वैली ही गायब कर दी फेंगयुआन ने, स्लीपिंग लेडी को मार दिया, साथ में डिवाइन हेजडॉग भी मिल चुका था। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स ऑर्डिनरी ग्रास लैंड के अंदर। ये जो ग्रास लैंड था वहाँ का सीन, यहाँ पे खाली ग्रास लैंड में अचानक एक मिथिकल लाइट आती है और लाइट से बाहर निकलते हैं फेंगयुआन, यिंगवुशी, फेरी म्याओइन, लेडी वाइट रैबिट। रिबर्थ के बाद फेरी म्याओइन और लेडी वाइट रैबिट रिबर्थ के बाद जिंदा थे, साथ में सिक्स थेर भी जो लांगा सेट का स्पाई था वो भी यहाँ पे जिंदा था। फेंगयुआन कहता है ठीक है अंदर जाओ और कल्टीवेट करो। तीनों सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी में चले जाते हैं। ये सब सेडोसेट के बचे हुए गु इमॉर्टल थे। फेंगयुआन को उनकी जरूरत है एशियंट
परफेक्ट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल के लिए। ये मूव लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रैवल देता है और मूवमेंट वीकनेस को कवर करता है। फेंग युआन सोचते हुए कहता है फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल ज़्यादा कन्वीनियंट है। डिवाइन निडल वैली के बाद उसे हाफ नॉर्थर्न प्लेन्स क्रॉस करना पड़ा था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का ऑरा हाइड नहीं होता है, इसलिए सुपर फोर्सेस से बचने के लिए डिटॉर्स लेने पड़े थे। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता है फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल रैंक 7 होना चाहिए। अब तक फेंग जीजी के पास रैंक 7 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल तो आ ही गया होगा। प्रीवियस लाइफ में फेंग युआन ने ग्रेट थीव घोस्ट हैंड से रैंक 7 फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल चुरा लिया था। रैंक 8 बनने के बाद भी ये स्पेस पाथ किलर मूव का कोर बन सकता था। बेसिकली यूजर कहीं भी जा सकता था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल यूज़फुल है पर फिक्स सिमल ट्रैवल से वीक था। 5 रीजनल वॉल्स और हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल और साथ में लोगों की रिक्वायरमेंट में सब चीज़ों में वीक ही था, क्योंकि भाई ये लोगों को रिक्वायर करता है कि ज़्यादा लोग हो तब जाके यूज़ हो पाएगा। हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल पे दिक्कत, ऊपर से 5 रीजनल वॉल यहाँ पे दिक्कत, इसके अंदर नहीं ला पाता और साथ में क्रॉस ओवर करने में भी दिक्कत होती है, क्रॉस करना पड़ता है। इसके सहारे तुम रीजन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, इसलिए एक रीजन से दूसरे रीजन में जा नहीं सकते। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल की सब वीकनेसेस थी, फिक्सिबल ट्रैवल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता है लास्ट लाइफ में मैं लक से मतलब एक तरीके से मेरे को लक से चुरा लिया था इसको फिक्सिबल ट्रैवल को, पर इस बार इसे कैसे पक्का करूं कि यही मिले मेरे को। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के बाद इन्फॉर्मेशन और किलर मूव मिले थे पर लक बहुत गिर चुका था और रिसेंट डेज में फेंग युआन लक पाथ मेथड से अपनी लक सस्टेन कर रहा था। पर ट्रुथ ये थी कि इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड और एटीएट ट्रांग बिल्डिंग के बाद भी उसके लक पाथ गेन्स लिमिटेड है और कल्टीवेशन बढ़ने के साथ ये मेथड और वीक पड़ रहे थे। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता मैंग तू और स्लीपिंग लेडी वीकर थे, कम लक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें मारने में। दोनों बैटल्स पूरे एकदम मेरे ही कंट्रोल में थे। ये फीलिंग उसे पसंद आती थी, लेकिन अब लक वीक हो चुका है तो अब किसी से फाइट करेगा तो लक मैटर कर सकता था। प्रीवियस लाइफ में लुओ पोसील नहीं था। फेंग युआन को ग्रेट थीव घोस्ट हैंड और मैरिड ड्रैगन साथ में यामा चिलन पर डिपेंड करना पड़ता था। इसी वजह से मैंग टू सेल्फ डिटोनेट हुआ और लांग या ब्लेसलैंड में फेंग युआन को भागना पड़ा था। लास्ट लाइफ में लुओ पोसील रिड्यूस करने में बहुत टाइम लगा था। 5 रीजनल माउंटेन रेंज बैटल में ही सक्सेस मिला था, जहां उसने रैंक 8 जुनशेंग गुआंग को एकदम जिंदा पकड़ लिया था। इस लाइफ में लुओ पोसील स्टार्ट से ही अवेलेबल था और रिजल्ट क्लियरली बेटर था। मैंग टू और स्लीपिंग लेडी को मारने के बाद मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गू के 3 मेन मटेरियल मिल चुके थे। अब सिर्फ एक बचा था। 3 मटेरियल मिलने थे जिसमें से 2 मिल चुके, एक बचा था जिसका नाम था फ्लोटिंग लाइफ फायर। फेंग युआन सोचते हुए कहता है फ्लोटिंग लाइफ फायर खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में सेंट्रल कॉन्टिनेंट का यहाँ पे जांगजी इसे ट्रेजर वाले हेवन में बेचेगा, तब मैं बाय कर लूंगा। फेंग युआन इस प्लेन में और इधर-उधर से काम आया, देखा चीज़ें चेक करी, थोड़ा-सा हेजिटेट करके उसने किलर मूव एक्टिवेट करा, जिसका नाम था बर्निंग सोल ब्रस्टिंग लक, जिससे लक बढ़ जाती थी। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता है सोल फाउंडेशन तो लो है, इस मूव को केयरफुली यूज़ करना होगा, पर रिवर ऑफ टाइम में एंटर करना है, सेफ रहने के लिए तो ज़रूरी है ना। और शायद अब वो रिवर ऑफ टाइम में जा रहा था, देखते हैं। प्रीवियस लाइफ में बहुत से ही गू इमॉर्टल इस पर बहुत ज़्यादा एकदम डिडक्शन करते रहते थे। यामा, ये जो एम्परर यामा थी, उसकी वजह से कई चीज़ तो फेल हुई थी, पर सोल फाउंडेशन बहुत कंज्यूम हो जाती थी। क्योंकि क्या होता था, एम्परर यामा तो एक डिफेंस है जिससे कोई भी डिडक्शन उसके ऊपर काम नहीं करता, लेकिन कब तक एक्टिवेट करके रखेगा, जैसे एक्टिवेशन खत्म हुआ कोई उसे डिडक्ट कर लेगा, इससे उसको दिक्कत होती थी। हर वक्त इंजन चला के रखोगे तो बिजली तो जाएगी ना, इसलिए। अभी फेंग युआन के पास गट्स गु थे पर सोल कल्टीवेशन रुकी हुई थी। डांगहुन माउंटेन फेरी जीवी के हाथ में सेल्फ डिटोनेट हो चुका था, उसे टाइनी फ्रेगमेंट से पीक तक रिस्टोर करना था, उसमें बहुत टाइम लगने वाला था, जैसे पहले लगा था वैसे ही सेम। बर्निंग सोल ब्रस्टिंग लक यूज करने के बाद फेंग युआन की लक बढ़ी, पर फिर भी प्रीवियस लाइफ जैसी नहीं थी। फेंग युआन सोचते हुए कहता है स्प्रिंग ऑटम सिगाडा जितनी हाई लेवल उतनी ही लो लक मिली है। रेड लोटस ने कैसे हैंडल किया होगा इस सब चीज़ों को। फेंग युआन प्लेन्स में घूमते हुए नेचुरल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, नेक्स्ट मोमेंट इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर डिसअपेयर हो जाता है। यहाँ रिवर ऑफ टाइम का नेचुरल ट्रिब्यूटरी था, यानी फेंग युआन रिवर ऑफ टाइम में जा रहा था। शेडो सेक्टर ने पहले ही इमॉर्टल फॉर्मेशन बना के इस जगह को हाइड कर दिया था। फेंग युआन टाइम पाथ कंसीलमेंट किलर मूव यूज करता है और एकदम नया बनाया हुआ था। ये पर्पस इसका ये था कि एग्जिस्टेंस को हाइड करना, रिडक्शन से प्रोटेक्शन मिलना। रेडी होते ही रिवर ऑफ टाइम में जंप मारा, ट्रिब्यूटरी फ्लो करते हुए अंदर फ्लो गया और फ्लो में अंदर चला गया, सीधा रिवर ऑफ टाइम के अंदर एंटर कर गया। अब देखते हैं यहाँ पे सीन देखते हैं। दूर से इमॉर्टल गु हाउस प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन दिखाई देता है। अंदर 4 सुनजी थे जिसमें से 3 भाई और एक बहन थी। रैंक 7 टाइम पाथ एक्सपर्ट थे, स्पिरिट बटरफ्लाई वैली से थे ये लोग रिवर ऑफ टाइम गार्ड कर रहे थे। नॉर्मली कोई एंटर करे तो इंस्टेंटली डिटेक्ट हो जाता था कि कोई अंदर आया है। यहाँ पे शांग शुनजी कहता है मुझे लगता है
फ़ोल्डिंग स्क्रीन पे रिपल दिखा, ऐसा लगा कोई आया है। सब चेक करते हैं लेकिन कुछ मिला नहीं उनको आगे। यहाँ पे ज़ोंग शुनज़ी कहता है फेंग युआन सिर्फ़ पीक रैंक 7 है, हम बिना पवेलियन के भी हरा देंगे यार उसको। तो यहाँ पे गुन गाओज़ी हँसते हुए कहती है, तुम सब मर भी गए ना, मैं ज़िंदा रही तो रिवाइव हो ही जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी तुम तीनों मर भी जाओ, कोई नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, तुम सारे रिवाइव हो जाओगे। पवेलियन में थोड़ा-सा ये हँसी-मज़ाक चल रहा था। उन्होंने बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फेंग युआन ऑलरेडी रिवर ऑफ टाइम के अंदर आ चुका है। ये सोच रहे हैं फेंग युआन को हरा देंगे। इनका तो पिछली बार भी बना था कुत्ता, इस बार भी बनेगा। ये अर्ली टाइम है। हेवेली कोर्ट के बाकी टाइम पाथ गो हाउसेस अभी ना असेंबल नहीं हुए थे। यानी यहाँ पे बस एक शुरू-शुरू वाला गार्ड आया था और फेंग युआन इसी टाइम आ चुका था। फेंग युआन को प्रेज़ेंट एंड पास्ट पवेलियन का फुल नॉलेज था। प्रीवियस लाइफ़ में 2 बार डिस्ट्रॉय किया था, सोल सर्च करी थी इस वजह से। उसके पास रैंक 7 टाइम कंसीलमेंट इमॉर्टल गू था और रिवर ऑफ टाइम के अंदर उसका कंसीलमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए प्रेज़ेंट एंड पास्ट पवेलियन फ़ेल हो जाते हैं फेंग युआन को डिटेक्ट करने में। फेंग युआन फास्ट स्विम करता रहा पर डेंजर्स भरे पड़े थे, जैसे सडन टाइम स्प्रिंग्स थे जो कि रैंक 8 तक को मार दें, टाइम रिपल्स थे, लाइफ स्पैन कम कर देते थे, यहाँ पे ईयर बीस्ट थे जैसे डेसोलेट लेवल के एशिएंट वाले और इमोरियल वाले भी। कम से कम 3 इमोरियल ईयर बीस्ट मिलते हैं। फेंग युआन अवॉइड करता है, फाइट नहीं करता। रीज़न क्या है? फाइट हुई तो एक्सपोज़ होने का रिस्क था और ईयर एसेंस पूल नहीं है, बीस्ट पकड़ना अभी बर्डन होगा। और बर्निंग सोल ब्रस्टिंग लक की वजह से काफ़ी डेंजर्स स्मूथली अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि लक बढ़िया चल रहा था। एंड में स्प्रिंग ऑटम सिगारा वाइब्रेट करती है और थोड़ी देर में स्टोन लोटस आइलैंड फेंग युआन को मिल जाता है। फेंग युआन स्टोन लोटस आइलैंड पर दोबारा आता है। इस लाइफ में फर्स्ट टाइम लास्ट लाइफ में यहाँ आ चुका था। आइलैंड पे कदम रखते ही स्टोन ये जो रेड लोटस डीमन वनरेबल की मेमोरीज थी चलने लगती हैं। फेंग युआन ने पहले भी देखा था फिर भी फील होता है उसको। फेंग युआन सोचते हुए कहता है रेड लोटस एक यूनिक वनरेबल था। रैंक 9 होके भी स्प्रिंग ऑटम सिगारा से रिबर्थ लिया। रैंक 9 पोजीशन छोड़ दी पर बिना बिना इसके पास्ट चेंज नहीं कर सकता था क्या? मतलब एक तरीके से रैंक 9 पोजीशन तो छोड़ दी पर बिना इसके पास्ट चेंज नहीं कर सकता था। रेड लोटस ने बाद में फ्यूचर सेल्फ, कॉल ऑफ एशिएंट, सपोर्ट ऑफ फ्यूचर जैसे किलर मूव भी बनाए थे। ये स्टोन लोटस आइलैंड मिलियंस प्लस ईयर से यहाँ पे छुपा हुआ है। हेवेली कोड को कभी प्रॉपर हाथ ही नहीं लगा इसका। लास्ट टाइम में जब हेवेली कोड पास पहुंची थी फेंग युआन ने जितना भी प्लान था उसको भाई बेकार कर दिया था, रुइन कर दिया था। फेंग जीजे को मजबूरन एसिमिलेट वाइंड सॉन्ग यूज़ करना पड़ा था जिससे ये जो आइलैंड था ना स्टोन लोटस आइलैंड पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने। ना फेंग जीजे को मिला ना तो फेंग युआन को मिला, एकदम बर्बाद ही कर दिया। ना तेरा ना मेरा वाला सीन हो गया था फेंग जीजे वाला। अब आगे देखते हैं। आइलैंड से रिवर देखकर फेंग युआन को डीप रियलाइजेशन होती है। फेंग युआन सोचते हुए कहता है रिवर ऑफ टाइम का स्टार्ट वर्ल्ड क्रिएशन है और एंड वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है। रिवर की लेंथ वर्ल्ड का पूरा एक्सपीरियंस है और रिवर की ये जो चौड़ाई है इस वर्ल्ड में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लोग, बीस्ट, प्लांट सब हैं। वर्ल्ड जितना रिच रिवर ऑफ टाइम उतनी वाइड होगी, वर्ल्ड जितना एम्प्टी रिवर ऑफ टाइम उतनी ही पतली होती जाएगी। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है मेरी रिबर्थ का मतलब था डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम एक विल को लाना। इस वर्ल्ड में पैरेलल वर्ल्ड्स नहीं होते हैं। लास्ट लाइफ में फेंगयुआन मरने के बाद हेवेली कोर्ट डोमिनेट करता है। रिबर्थ के बाद फेंगयुआन इंक की बूंद बन जाता है क्लियर रिवर में। जैसे जैसे इवेंट चेंज होते हैं इंक स्प्रेड होती है और फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट कलर का हो जाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट से ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पे इंक इफेक्ट था। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ क्योंकि फेट गो इनकम्प्लीट है और मैं अदरवर्ल्डली डीमन हूँ, फेट से बाउंड ही नहीं हूँ, यानी फेट के द्वारा पकड़ा नहीं गया। और नेटिव गो इमॉर्टल यानी जो यहाँ पे पहले से हैं वो सिर्फ रिपल्स हैं। अदरवर्ल्डली डीमन यहाँ पे प्योर इंक है जो फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। एक बार और इंक के बारे में बताया गया था, अगर तुम्हें याद नहीं है तो बहुत पहले एक बार इंक वाली बात आई थी, बहुत पहले। मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा है इंक वाली बात है। इसी वजह से फेंगयुआन का रिस्पेक्ट रेड लोटस के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अदरवर्ल्डली डीमन नहीं था, फिर भी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। प्राइस और सैक्रिफाइस अनइमेजिनेबल था। सॉरी, बोलते हुए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है ना। अब लूट के बारे में पता चलता है यहाँ पे। आइलैंड पर ना टन्स ऑफ टाइम टाइम पाथ वाले मटेरियल की लूट थी, मोस्टली रैंक 8 के मटेरियल थे ये। रेड लोटस का ट्रू मीनिंग भी मिला था जिसमें टाइम पाथ अटेंडमेंट को क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक ले जाया जा सकता था। किलर मूव जो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के पर बेस्ड था, जैसे स्प्रिंग ऑटम सक्सेस मिला। फ्यूचर सेल्फ जो फ्यूचर के रैंक 7 स्टेट में एंटर करने का मेथड था, फ्यूचर के पीक रैंक 7 स्टेट में। और यहाँ पे मिसिंग चीज़ थी रिग्रेट गो, रैंक 8 था, ये अभी ड्रैगन वेल ग्रोटा हेवन में है। पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वनरेबल के पास है। लास्ट लाइफ में फेंगयुआन पहले रिग्रेट गू लेता है फिर यहाँ टेलीपोर्ट होता है। इस लाइफ में लोकेशन ऑलरेडी पता थी इसलिए सीधा पहले स्टोन लोटस आइलैंड आ गया था।
और थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी बताया जाता है। कंपैरिज़न क्या? वो टाइमिंग बताई जाती है कि पिछली बार भी वो तो एंटर कर चुका था ना। लास्ट लाइफ़ में क्या हुआ था? लास्ट लाइफ़ में फेंग युआन 2 बार रिवर ऑफ टाइम के अंदर आया, 2 बार रेड लोटस की ट्रू मीनिंग या मतलब 2 बार इनहेरिटेंस मिली है रेड लोटस की। पहली बार में क्या हुआ था? लास्ट लाइफ़ में पहली बार में उसे फर्स्ट टाइम हेवनली कोर्ट के 4 इमॉर्टल गु हाउसेस प्लस ली हुआंग का एम्बुश हुआ था। इनकम्प्लीट गु हाउस चला गया था, उसका एस्केप पॉसिबल हुआ था, लेकिन उस टाइम पे उसे एक बार मिल गई थी चीज़ें और तब हेवनली कोर्ट को पता भी नहीं चला था कि फेंग युआन को इस मतलब ये मिल चुका है स्टोन लोटस आइलैंड का यहाँ पे ट्रू मीनिंग भी मिल गया है और ऊपर से चीज़ें भी मिल गई हैं। ये पहली बार हुआ था। जब सेकंड टाइम एंटर करा तब वो ऐसे नहीं एंटर करा था कि खुद से जा रहा है रिवर ऑफ टाइम के अंदर। वो था कहाँ पे वो जो ग्रो टू हेवन था ना, पैराडाइज़ अर्थ का ग्रो टू हेवन, व्हेल वाला सीन, शी हानमो वाला सीन, वहाँ पे जब वो गया था तो याद होगा तुम्हें वो जो रिग्रेट गू के पास जा रहा था, शी हानमो के साथ गया था, तब रिग्रेट गू ने उसके पास आ गया था, फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होके रिवर ऑफ टाइम में पहुँच गया था। तो ये वो अरेंजमेंट था जो पैराडाइज़ अर्थ की अरेंजमेंट थी, उसकी वज़ह से ऐसा हुआ था। तो सेकंड टाइम ये पॉसिबल हुआ था, इसलिए सेकंड टाइम उसको इनहेरिटेंस मिली थी। लेकिन इस लाइफ़ में अभी वो बस पहले वाली ले पाया है, दूसरी वाली नहीं मिली है। दूसरी वाली तब मिलेगी जब शायद वो कैसे मिलेगी अभी पता नहीं, वहीं पे जाना पड़ेगा शायद ग्रोटा हेवन के अंदर, पैराडाइज़ वाली जगह पे, तब जाके कुछ हो पाएगा रिग्रेट को लेने के लिए। लेकिन एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि इस लाइफ़ में सब कुछ अर्ली कंट्रोल में आ रहा था फेंग युआन के पास। और हाँ, एक चीज़ और, तीसरी बार भी फेंग युआन एंटर करा था रिवर ऑफ टाइम के अंदर तीसरा स्टोन लोटस आइलैंड लेने के लिए, लेकिन हुआ क्या था, तीसरा वाला वो ले ही नहीं पाया। प्रीवियस लाइफ में फेंग युआन गया तो लेकिन स्टोन लोटस आइलैंड जो हेवनली कोर्ट के अंडर था, भाई बिंग साइचुआन के साथ फाइट हुई, फेंग यूजिन ने एसिमिलेशन माइंड चला के स्टोन लोटस आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो मिला ही नहीं था। ओवरऑल रिवर ऑफ टाइम में फेंग युआन का एक्सपीरियंस अप एंड डाउन से भरा रहा। इस लाइफ में मेमोरीज की वजह से पहली बार में ही क्लीन सक्सेस मिल गई थी। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, रिग्रेट को अभी नहीं मिला, पर अभी मेन फोकस लांग वेस्टलैंड इन्वेजन पर होगा। अपग्रेड और मास रिफाइन से पहले फीचर सेल्फ को यूज़ करना बेस्ट रहेगा। फेंग युआन ने यिंग वुशी, फेरी मियाओइन, लेडी व्हाइट रैबिट को स्टोन लोटस आइलैंड पर कल्टीवेट करने दिया ताकि सब फ्यूचर सेल्फ को मास्टर कर लें। इस लाइफ में दोनों लड़कियां जिंदा हैं, इसलिए फ्यूचर सेल्फ और ज़्यादा यूजफुल हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक बिग रियलाइजेशन आता है फेंग युआन को, और फेंग युआन सोचते हुए कहता है, रेड लोटस ने फ्यूचर सेल्फ शायद इसी टाइमिंग के लिए छोड़ा होगा। रैंक 7 स्टेज पर मेरे आने का कैलकुलेशन शायद रीबर्थ के बाद भी मुझे ध्यान रख के था, और मतलब ये इनहेरिटेंस करंट फेंग युआन के लिए थी। तुम्हें याद होगा कि जो रेड लोटस आइलैंड था ना, उसके ऊपर ना रेड लोटस ने सोचा था कि फेंग युआन आएगा और मटेरियल दे देंगे उसको, दूँगा, जिससे मटेरियल से क्या होगा, इन मटेरियल से फेंग युआन रैंक 7 पे होगा तो रैंक 8 पे पहुँच जाएगा। लेकिन प्रीवियस लाइफ में फेंग युआन जब यहाँ पे पहुँचा था तो वो पहले से ही रैंक 8 पर था। तो भाई फेंग युआन सोच रहा था, भाई इसने रेड लोटस ने यहाँ पे एक मटेरियल क्यों छोड़े हैं जो कि सिर्फ रैंक 7 के लिए काम के हैं। इससे तो मैं रैंक 8 पे जा ही नहीं पाऊँगा, बल्कि मैं तो रैंक 8 पे पहले से हूँ, अब ये मिल रहे हैं मुझे, ये तो लेट हो गया। लेकिन अब फेंग युआन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, रेड लोटस आइलैंड पे जो मटेरियल थे वो इसी चीज़ के लिए थे, क्योंकि भाई रेड लोटस को लगा ही था, पता ही था उसको कि फेंग युआन पहली बार तो फेल होगा ही, दूसरी बार वो आएगा और तब वो रैंक 7 पे ही होगा और उसको मटेरियल दे दूँगा, वो रैंक 8 पे पहुँच जाएगा। यानी देख रहे हो, यहाँ पे रेड लोटस तो भाई गेम से भी आगे गेम खेल रहा था। ये इनहेरिटेंस करंट फेंग युआन के लिए थी, तो ये लाइन बिल्कुल सूट करती है। फेंग युआन ने बाकी लोग आइलैंड पे छोड़ दिए और खुद यहाँ से निकल गया। गोल था दूसरा स्टोन लोटस आइलैंड भी एक्सप्लोर करना। काफ़ी ट्राई के बाद दूसरा स्टोन लोटस आइलैंड भी नहीं मिला यहाँ पे। फेंग युआन कहता है स्टोन लोटस आइलैंड मूव करता है, फिक्स जगह मतलब रहता नहीं है। अब देखते हैं मीनवाइल प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की साइड। फोर सुनजी ने एक एशियन टियर बीस्ट मार दिया, टाइम पाथ मटेरियल मिल गए, सब खुश हो गए थे। यहाँ पे जोंग शुनजी कहता है रिवर ऑफ टाइम टाइम पाथ गो इमॉर्टल के लिए वही है और जो डांगुन माउंटेन सोल पाथ के लिए है। यानी कहना चाह रहा था कि जैसे भाई जिसके पास डांगुन माउंटेन हो वो सोल को कल्टीवेट कर सकता है, ऐसे ही जिसके पास रिवर ऑफ टाइम है भाई वो पूरा पूरा का पूरा रिवर ऑफ टाइम से पूरा मतलब एकदम कल्टीवेट कर लेगा, बाप बन जाएगा। फेट गु इनकम्प्लीट होने का रिग्रेट स्टार कैंसिलेशन के ओल्ड फीट याद करते हैं और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फेंग युआन ऑलरेडी अंदर आ चुका है और यहाँ पे मतलब चीज़ें कर रहा है, और ये लोग अपना भाई मच्छी मार्केट बना रखा है, यहाँ अपनी खेती वेती कर रहे हैं लोग, इनको जरा सा रियलाइज नहीं हुआ फेंग युआन अंदर आ चुका है और लूट के जा भी रहा है। अब देखते हैं फ्यूचर सेल्फ रिवील का। फेंग युआन रिवर ऑफ टाइम से निकलकर नॉर्थर्न प्लेन्स आता है, फिर फिक्सिमल ट्रैवल एक्टिवेट करके साउथर्न बॉर्डर जाता है। क्वेश्चन ये था कि फिक्सिमल ट्रैवल कैसे, आंसर मिलता है फ्यूचर सेल्फ से। फ्यूचर सेल्फ किलर मूव से क्या हुआ कि वो फिक्सिमल ट्रैवल यूज कर पाया। फ्यूचर सेल्फ एक ह्यूमन शेप्ड पैंथम बनाता है जो फेंग युआन के प्राइमसी में था। ये पैंथम फ्यूचर फेंग युआन वाला था जिसके पास फिक्सिमल ट्रैवल ऑलरेडी था। रीबर्थ के बाद भी अभी तक फ्यूचर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, इसलिए डाउन स्ट्रीम इवेंट्स प्रीवियस लाइफ जैसे ही हैं। फेंग युआन का स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक 7 मोमेंट ची शिया को कैप्चर करने के बाद रैंक 8 बनने से जस्ट पहले था। उस टाइम उसके पास फिक्सिमल ट्रैवल ऑलरेडी था, इसलिए अब फ्यूचर सेल्फ यूज़ करके फेंग युआन नॉर्थर्न प्लेन्स से साउथर्न पर पहुंच गया था। और एक चीज़ और,
तुम फ्यूचर सेल्फ को ऐसे यूज़ कर सकते हो। मीन्स ये नहीं कि तुमने फ्यूचर सेल्फ यूज़ करा तो तुम अभी रैंक 7 पे हो तो रैंक 8 पे पहुँच गए, नहीं। फ्यूचर सेल्फ का मीन्स ये होता है जो भी तुम करंट रैंक पे हो तो उस रैंक के फुल स्टेज पे पहुँच जाओगे आगे वाले यानी पीक पर। अगर तुम इनिशियल पे हो तो पीक पे, अगर तुम मिडल पे हो फिर भी पीक पे, और अगर तुम अपर पे हो फिर भी पीक पे, और पीक पे हो तो पीक पे ही रहोगे, ऐसे टाइप का। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे स्किप हो गई थी, 5 रीजनल माउंटेन रेंज वाला सीन। 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस बहुत पावरफुल है, पर एक्टिवेट करने के लिए 5 रीजनल माउंटेन रेंज डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अभी फेंगियोन सिर्फ रैंक 7 था, अगर रैंक 8 या इमॉर्टल हाउसेस एक तरीके से अट्रैक्ट होते या उसके पास होता कुछ तो डेंजर हो जाता, अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने जाता है कुछ भी करने जाता, और अगर इन सब चीज़ों का यूज़ भी होता कुछ भी होता तो भाई अट्रैक्ट हो जाते। मीन्स यही अगर फेंगियोन रैंक 7 पर है और अभी रैंक 7 की पावर का यूज़ करके डिस्ट्रॉय तो देखो कर सकता है, रैंक 7 है, पावर है उसके अंदर, लेकिन अगर उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी तो यहाँ पे जो रैंक 8 वाले बंदे हैं जो कि साउथर्न के हैं, अब आसपास के जहाँ के भी लोग हैं वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इमॉर्टल घोसेस लेके आ जाएंगे फेंगियोन के ऊपर अटैक करने के लिए। भले उनको ये ना पता हो ये फेंगिवान है, लेकिन उनको ये तो रहेगा ना कि यहाँ पे एक इनहेरिटेंस है तो ये हम ले लेंगे, इस टाइप का। तो डिसीजन क्लियर था, सेफ प्ले करो, 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस बाद में ले लेंगे। फेंगिवान साउथर्न में 5 रीजनल माउंटेन रेंज नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी वैली की तरफ जाता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखा जाता है साउथर्न बॉर्डर वैली टू अर्थ ट्रेंच में। फेंगयुआन वैली में आता है, एक ना केव ढूंढ रहा था, केव ढूंढ कर मॉर्टल वो हाउस बनाता है और क्वाइट कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। यिंग वुशी, फेरी मियाओ, लेडी व्हाइट रैबिट स्टोन लोटस आइलैंड पर ही फ्यूचर सेल्फ की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पे उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। रिबर्थ की वजह से फेंगयुआन को प्रैक्टिस स्किप करनी पड़ी थी। फ्यूचर सेल्फ का बिगेस्ट फायदा था कल्टीवेशन या स्ट्रेंथ नहीं बल्कि फिक्स सिमल ट्रेवल का यूज करना। फ्यूचर सेल्फ से फेंगयुआन 5 रीजनल और मतलब 5 रीजन्स में और 2 हेवंस में फ्रीली मूव कर सकता था, पर ड्रैगन व्हील पैराडाइज जैसे स्पेशल प्लेसेस में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है उसका जाना। फिक्सिबल ट्रैवल से नहीं जा सकता। रियल फिक्सिबल ट्रैवल अभी फेंग जीजे के पास है, लेकिन किलर मूव के थ्रू उसका इफेक्ट मिमिक हो सकता था। यही गू सिस्टम की डेप्थ थी। देखा, एक टाइम पे एक ही गू एग्जिस्ट करता है, लेकिन देख रहे हो उसका इफेक्ट मिमिक हो सकता है। ये देख खतरनाक चीज। अब यहाँ पे देखते हैं यामा बैटलफील्ड अपग्रेड का प्लान। फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन विजडम लाइट में डिडक्शन करता रहता है। इसका मेन गोल था यामा बैटलफील्ड में टाइम पाथ इमॉर्टल गू को ऐड करना। प्रीवियस लाइफ में प्रेशर ज़्यादा था, हेविली कोर्ट प्लस कल्टीवेशन प्लस रेड लोटस इनहेरिटेंस टाइम कम था, तब सिर्फ यामा बैटलफील्ड लुओपोसील और मैरिड घोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन बना पाया था। नॉर्मली एक इमॉर्टल किलर मूव बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं। फेंगयुआन ने विजडम लाइट का यूज़ करके प्लस हाई अटेनमेंट की वजह से ये सब मिरेकल क्रिएट किया कर पाया था। मतलब इतने कम टाइम में 3-3 चीज़ें बना देना तो बड़ी बात होती है ना, इसलिए 3-4 चीज़ें, लेकिन इस बार तो टाइम ज़्यादा है। अब वो सब गेम्स कैरी फॉरवर्ड कर चुके थे और ह्यूज एडवांटेज मिल रहा था। फेंगयुआन एनालिसिस करते हुए कहता है यामा बैटलफील्ड किस चीज़ में बढ़िया है, सोल पाथ और एंस्लेवमेंट पाथ के लिए। एंस्लेवमेंट पाथ में एंडलेस यामा चिल्ड्रन और एट्रिएशन फाइट होगी, सेल्फ डिटोनेशन भी होता है। सोल पाथ किल करने में बैटलफील्ड स्ट्रांग होता है, और वीक पॉइंट इसका बस यही है कि कन्वर्जन स्पीड स्लो है, स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट फायदा कम पड़ता है क्योंकि सोल स्ट्रॉन्ग होगी, चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आराम से इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बस ये छोटे मोटे एनिमी के अगेंस्ट बढ़िया था। सॉल्यूशन इसका यही है कि टाइम पाथ को ऐड कर दो। टाइम पाथ बैटलफील्ड में टाइम स्ट्रेच कर देगा और बाहर टाइम 15 मिनट, अंदर 3 दिन लग जाएंगे। यानी सीन रहेगा ना बढ़िया वाला, अंदर लोग ट्रैप रह जाएंगे 3 दिन के लिए और साथ में उनकी चीज़ें भी लूज होती जाएंगी, एसेंस खत्म होता जाएगा तो थकवा देंगे उनको, फ़ायदा रहेगा। बाहर 15 मिनट ही गुजरे होंगे और अंदर उनके सीन लग जाएंगे, मतलब गंदे वाले लग जाएंगे, 3 दिन का टाइम निकल जाएगा अगर टाइम पाथ चीज़ ऐड हो जाती है इसके अंदर। क्या नाम है, यामा बैटलफील्ड के अंदर। लेकिन अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वो डिडक्शन तो कर रहा था, हो तो जानी थी। प्रीवियस लाइफ में फेंग जीजे को ट्रैप किया था, पर फेट आर्मर प्लस फेरिजीवी की डिडक्शन से वो बच गया था फेंग जीजे। अगर तब टाइम पाथ यामा बैटलफील्ड होता तो फेंग जीजे डेड बॉडी बन चुका होता। अब फेंगयुआन के पास क्वासी सुप्रीम टाइम पाथ अटेंडमेंट है, इसलिए मॉडिफिकेशन तो ईजी था। मल्टी पाथ कल्टीवेशन का फायदा देखो यहाँ पे क्लियर था। मैरिड घोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन जैसी कंपाउंड मूव्स सिंगल पाथ कल्टीवेशन इजीली हैंडल नहीं कर पाते। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ, अर्थ ट्रेंच का इवेंट देखते हैं। फेंगयुआन 4 से 5 रात वैली में ही रहता है, फिर अचानक एक रंबल आवाज आती है, जमीन फटती है, वैली पूरी कोलैप्स हो जाती है, एक नया अर्थ ट्रेंच बन जाता है। फेंगयुआन हवा में एकदम फ्लोट कर रहा था। 5 रीजनल वॉल से श्रिंक हो रही थी, अर्थ वेन फ्यूज हो रही थी, साउथर्न बॉर्डर में अर्थ ट्रेंचेस सबसे ज्यादा बन रहे थे। फेंगयुआन वेट करता है, ट्रेंच स्टेबल होने के बाद नीचे जाता है और सर्च करना स्टार्ट करता है, और
न्यू अर्थ ट्रेंच में फ्री लूट मिल रही थी, जैसे गू मटेरियल मिल रहे थे, लाइफ फॉर्म्स मिल रही थी, मोस्टली कॉप्सेस थे, मरी हुई लाशें, लेकिन मिल रही थी फिर भी। जल्दी ही उसे डेसोलेट बीस्ट कॉप्स मिलता है, रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल था, प्योर प्रॉफिट हुआ। बोनस क्या हुआ, कॉप्स के अंदर सोल इंटैक्ट थी, यानी सोल अभी भी थी। इससे यामा चाइल्ड बनाया जा सकता था। फेंगियन कॉप्स कलेक्ट करता है और इन्वेस्टिगेट कलर मूव यूज करके आगे सर्च कंटिन्यू करता रहता है। आगे बढ़ते-बढ़ते फेंगयुआ सोचता है, उसका थॉट ये था कि गेन्स तो बढ़ रहे हैं, पर सब ईज़ी लूट है, आराम से मिल जा रही है। उसे माइल्डली इंजर्ड एशियन डेसोलेट बीस्ट दिखते हैं, लेकिन उसको अवॉइड कर देता है वो। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है, अभी तक मिला नहीं यार वो, कहीं र्यूमर फेक तो नहीं था? अगर लुओ क्लैन ने फेक न्यूज़ फैलाया तो ट्रिप वेस्ट हो जाएगी जो भी यहाँ पे मैं आया। रिस्क था, ये अर्थ ट्रेंच लुओ क्लैन टेरिटरी में है, टाइम के साथ लुओ क्लैन को इमॉर्टल प्लस इमॉर्टल को होसेस यहाँ पे आ सकते थे। फेंगयुआन फाइट नहीं चाहता, गोल कंप्लीट करके लीव करना चाहता था, यानी भाग जाओ, हट जाओ बस। और आफ्टरनून तक टारगेट नहीं मिला, पर लूट एकदम लूट पे लूट मिल रही थी, लेकिन वो नॉर्मल लूट थी, ज़्यादा कुछ नहीं। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है, सच में क्या वो र्यूमर ही था क्या? फेक न्यूज़ थी क्या वो? या मेरी लक ही खराब है? टारगेट अब देखते हैं आगे मिलने वाला था उसको। अचानक एक डिवाइन लाइट उसकी आँखों में फ्लैश होती है, उसको टारगेट मिलता है। फेंगयुआन कहता है, हैं? मिल गया, फाइनली मिल गया। एशियन डेसोलेट बीस्ट डायमंड हेड टर्टल। बोट साइज इसकी बॉडी थी, ब्राइट येलो शेल था, हेड ड्रिल जैसा था, हाफ डायमंड लाइक ट्रांसलूसेंट था और वाटर में फास्ट था, अर्थ में ड्रिल करके मूव करता था, लेकिन स्लो मूव करता था। इन्वेस्टिगेट के बाद क्लियर हुआ कि डायमंड हेड टर्टल के पास वाइल्ड रैंक इमॉर्टल गू है। फेंगयुआन कहता है यही चाहिए था, बस टारगेट मिल चुका था। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआन यामा बैटलफील्ड एक्टिवेट करता है, ऑरा लीक होता है, टर्टल सेंस कर लेता है, रिट्रीट करने का ट्राई करता है, भागता है टर्टल। पहले ये सेट यामा चिल्ड्रन उसे एनसर्कल कर लेते हैं, एकदम घेर लेते हैं, फाइट होती है। फेंगयुआन उसको बांध के रखता है। इमॉर्टल गू से डैमेज नहीं चाहिए था, मतलब इमॉर्टल गू से डैमेज नहीं चाहिए था। मीन्स ये है कि अगर इमॉर्टल गू से इमॉर्टल गू को मारेगा, हो सकता है कि डैमेज लग जाए। टर्टल को तो दिक्कत हुई, इमॉर्टल गू भी ना मर जाए। मतलब इस चीज़ में उसको प्रॉब्लम थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था। 2 यामा चिल्ड्रन उसके अंदर घुसा के एकदम भाई फाड़ देता है। उसका एक हेड पूरा एकदम टूट जाता है और सेल्फ डिटोनेट नहीं करा, लेकिन एकदम तोड़ डाला था। फाइनली यामा बैटलफील्ड ट्रैक सक्सेसफुल रहता है। आउटसाइड वर्ल्ड में डिटेक्ट करना बहुत हार्ड था, यानी फेंगयुआन आराम से इसको अंदर पकड़ के धीरे-धीरे मारकर, इसको आराम से मारकर जो भी कर बस इससे इमॉर्टल गू निकालना था। वो चाहिए था उसको, तो वो निकालना था उसको। एशियन डेसोलेट बीस्ट कंप्लीटली एकदम हेल्पलेस हो जाता है, स्लोली वीकन करके उसे जिंदा पकड़ लेता है। रिजल्ट ये होता है कि डायमंड हेड टर्टल कैप्चर हो जाता है, मिल जाता है फेंगयुआन को, ऊपर से वाइल्ड रैंक 7 इमॉर्टल गू ऑब्टेन हो जाता है। फेंगयुआन कहता है परफेक्ट, अब फिक्सिबल ट्रैवल काउंटर हो सकता है, यानी अब फेंगजी से लड़ने का काम आ जाएगा ये। और शायद लांगे ब्लेसलैंड में जो फिक्सिबल ट्रैवल यूज़ होने वाला है फेंगजी या फेरीजीवी के द्वारा, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार बुला तो लेगा फेंगयुआन उनको यूज़ करने के सहारे कि आ जाओ एक बार अंदर, लेकिन भाग ना पाए, ऐसा शायद कर देगा इस गू की वजह से, जो इसका नाम था। नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये मतलब वही टर्टल था ना, टर्टल के पास था ये गू, खतरनाक कोई गू होगा। ये क्या कर सकता है कि फिक्सिबल ट्रबल का काउंटर बन सकता है। अब आगे देखते हैं। यामा बैटलफील्ड यहाँ पे खत्म होती है। बाहर लुओ क्लैन के कोई इमॉर्टल आ चुके थे, गुस्सा कर रहे थे। लूट देखकर क्लियर था कि फेंगयुआन पहले आ चुका था। फेंगयुआन लुओ क्लैन इमॉर्टल को हाउस देखकर क्वाइटली यहाँ पे डिसअपीयर होकर गायब हो जाता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। लांग या ब्लसलैंड फ्यूचर सेल्फ यूज करके साउथर्न बॉर्डर से लांग या ब्लसलैंड रिटर्न करता है। लांग या लैंडस्पेड एकदम शॉक था, वो कहता है फेंगयुआन तुम्हें फिक्सिबल ट्रैवल छीन लिया क्या है, मिल गया तुम्हें? तो फेंगयुआन कहता है नहीं बे, सिर्फ किलर मूव है ये, मैरिड सेल्फ रिफाइन के लिए रेडी हो? तो लैंडस्पीड कहता है ऑलमोस्ट तो रेडी है, बाकी सब हैं, पर 8 मेन मटेरियल चाहिए, कितने मिले तुम्हें? फेंगयुआन कहता है सिर्फ 3 मिले हैं, पर रश नहीं है, टाइम है हमारे पास। लैंडस्पीड थोड़ा सा एंजाइटी में कहता है अरे ये गलत एटीट्यूड है फेंगयुआन, ये बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड है। हेवनली कोड कभी भी इन्वेड कर सकती है, ये तुम कैसे सोच सकते हो? फेंगयुआन कहता है समझ गया, डोंट वरी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फेंगयुआन का थॉट ये था कि अभी काफी टाइम बचा हुआ है। मैंगतू स्लीपिंग लेडी को मारना, रिवर ऑफ टाइम से रेड लोटस की 2 इनहेरिटेंस लेना, साउथर्न बॉर्डर जाके वाइल्ड इमॉर्टल को लेना, सबके बाद अभी भी कुछ दिन बचे हुए थे। रीजन क्या है? पिछली लाइफ में यामा चाइल्ड एम्परर यामा जैसे किलर मूव रिड्यूस करने में मंथ वेस्ट हो गए थे। इस बार डायरेक्ट एक्शन लिया था, टाइम बहुत कम वेस्ट हुआ था। एक्शन मीन्स ये होता है कि देखो फेंगयुआन को ये सब बनाना तो है, दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन पिछली बार जैसा सोचना थोड़ी ना पड़ेगा। सब कुछ पहले से डिसाइड है, पहले ही से सब कुछ पता हुआ है उसको, तो बस आराम से बना दिया भाई 2 मिनट में उसने।
कोई दिक्कत भी नहीं लगी। अब देखते हैं अर्थ ट्रेंच का। अर्थ ट्रेंच से जो लूट मिली थी, फ्यूचर सेल्फ यूज़ करके फेंगियन 5 रीजनल में घूमता रहा और मोस्टली साउथर्न डोर में ही घूमा, क्योंकि जहाँ-जहाँ अर्थ ट्रेंच मिली थी वहाँ से लूट चेक करी कि अच्छे ये वाली लूट मिली, अच्छी-अच्छी लूट है। वहीं गया और बाकी जो अर्थ ट्रेंचेस आ रही थी, अपीयर हो रही थी, उन सबको भी लूट रहा था। अर्थ वेन फ्यूज़ होने से भाई पूरे वर्ल्ड में अर्थ ट्रेंचेस बन रहे थे। अर्थ ट्रेंचेस मीन्स ऐसा मान लो बहुत बड़े-बड़े रिफ्ट। इसको मैंने एक तरीके से थंबनेल में भी शो कर रखा होगा, देखना। फाइनल वॉर तक 5 रीजनल वॉर्स गायब हो जाएँगी और अर्थ ट्रेंच ट्रूली यूनिफाई हो जाएँगी और अर्थ ट्रेंचेस बंद हो जाएँगे। मतलब उस टाइम तक बंद हो जाएँगे। जितनी खुल गए फिर बंद हो जाएँगे। और रिज़ल्ट देखते हैं। इमॉर्टल मटेरियल माउंटेन जैसा एकदम पाइल अप बन चुका था फेंगियन का। कुछ दिन का रिज़ल्ट था जिसने उसमें लूट-लूट के इतना इकट्ठा कर लिया था। 3 वाइल्ड रैंक 7 इमॉर्टल को मिल गए। रैंक 6 वाले इमॉर्टल को मिल गए थे। रैंक 7 एक ही मिला है और रैंक 6 बाकी मिल गए हैं 3। की एडवांटेज ये था कि अर्थ ट्रेंचेस हेवेंसफील्ड से बनते थे। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब क्या बनेगा। सुपर फोर्सेस भी शॉर्ट टाइम में फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। फेंगियन को एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन पता थी कहाँ पे बीस्ट मिलेंगे, कहाँ पे स्पॉट है बेस्ट वाला, कहाँ पे जाना है। वो स्ट्रेट अप वहीं पे जाता था। फेंगियन आगे सोचते हुए कहता है, पिछली लाइफ में हेविली कोड का प्रेशर ज़्यादा था। अर्थ ट्रेंचेस पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला। अब समझ आ रहा है ये रिसोर्स इंसान की ग्रीड हिला देते हैं। बड़े खतरनाक रिसोर्स थे। बिग पिक्चर इमेजिन करता है फेंगियन, जैसे अर्थ ट्रेंचेस रिसोर्स प्लस ड्रीम एलम से अटेंडमेंट राइज करना। पिछली लाइफ में 5 रीजन क्योटिक वॉर का मेन रीजन यही था। हेविली कोड पे जो अटैक हुए उनमें अर्थ ट्रेंच का ह्यूज रोल था, क्योंकि लोग चाहते थे लूटना। लोगों के अंदर ग्रीड भरी थी और लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट को भी लूटना चाहते थे। इस वजह से भाई वहाँ पे सब अटैक कर गए थे, इन्वेड कर गए थे, फेंगियन के साथ मिल गए थे। इसी वजह से पॉसिबल हुआ था। बिग पिक्चर यही थी। फेंगियन इनका यूज़ भी कर सकता था। पिछली बार तो इतना ज़्यादा मतलब वो खुद नहीं लूट पाया साउथर्न बॉर्डर के अंदर, लेकिन बाद में तो इन सब चीज़ों का उसका काम ही आ गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। कुछ दिन बाद ट्रेजर येलो हेवन ऑब्जर्व करा उसने। यहाँ पे ज़ांगज़ी कहीं नहीं मिला। ये वही बंदा था जिसको मतलब तीसरा ये जो फ्लोटिंग लाइव फायर थी ना, उसको बेचना था। लेकिन ये ज़ांगज़ी नाम का बंदा अभी तक बेच ही नहीं रहा, तो ये लेगा कहाँ से फेंगियन? फेंगियन सोचते हुए कहता है, पिछली लाइफ में इसी टाइम तक फ्लोटिंग लाइव फायर सेल हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रुथ निकलता है कि ज़ांगज़ी, ब्लैक हेवन टेम्पल और ओल्ड लॉर्ड कांगयान इमॉर्टल क्रेनसेक्ट से कंपटीशन हार गया। फ्लोटिंग लाइव फायर ओल्ड लॉर्ड कांगयान के हाथ चली गई थी। डिटेल पता चलती है कि जैसे जो ज़ांगज़ी था वो रैंक 7 था पर ऑर्डिनरी बंदा था। ओल्ड लॉर्ड कांगयान फेमस फायर पाथ था, सिग्नेचर मूव लाइफ चेजिंग फायर था। पहले फेंगजीजी के ग्रुप के साथ नॉर्थर प्लेस भी गया था और न्यूज़ फास्ट स्प्रेड हुई। क्लियरली इमॉर्टल क्रेन सेट का पब्लिकली मूव था ये। फेंगियन सोचते हुए कहता है, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ओल्ड लॉर्ड कांगयान फायर पाथ कल्टीवेट करता है। फ्लोटिंग लाइफ फायर उसके लिए यूज़फुल है। अगर सेक्ट को दे दिया तो हैवी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ज़ांगज़ी जैसा नहीं है। कंक्लूजन ये निकला कि फेंगियन को सीरियस हेडेक हो गया था कि अब क्या करें, क्योंकि जो मेन मटेरियल था, तीसरा वाला मेन मटेरियल फ्लोटिंग लाइफ फायर, वो फेंगियन के हाथ लगा ही नहीं। क्योंकि भाई प्रीवियस लाइफ के हिसाब से तो ऐसा होना था कि ये जो ज़ांगज़ी था उसके पास ये आता और ये चीज़ वो बेच देता। लेकिन भाई उसने बेचा ही नहीं, बल्कि उल्टा ये हुआ कि एक कंपटीशन में हुआ, ज़ांगज़ी कंपटीशन में इस चीज़ को हार गया, बेट में हार गया, जिससे ये हुआ कि ये चीज़ उसके पास से चली गई। अब वो बेच ही नहीं सकता और ये चीज़ जिसके पास गई है वो इमॉर्टल क्रेनसेक्ट है और उसने ओपनली मूव करा है, तो दिक्कत वाली बात है। अब फेंगियन क्या करेगा? तीसरा मटेरियल कैसे लेगा? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सीन हुआ, जो फ्लोटिंग लाइफ फायर थी ना, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़, जो फ्लोटिंग लाइफ फायर थी, ये भी ना ओल्ड लॉर्ड कांगयान ओपनली ट्रेजर वाले हेवन के अंदर सेल कर रहा था, ओपनली कर रहा था। अब ये ओपनली कर रहा है क्यों? देखो, जो अपना ज़ांग नाम का बंदा था वो भी सेल करना था उसको, लेकिन क्या हुआ, इस बंदे ने ज़ांग ज़ांग नाम के बंदे को हरा दिया, बेट में हरा दिया। तो अब उससे जीतने के बाद ये उसकी ये जो फायर थी उसको ले गया, फ्लोटिंग लाइफ फायर को ले गया। अब ये क्या कर रहा है, ट्रेजर वाले हेवन के अंदर सेल कर रहा है। तो लोगों को ये लगे कि अरे ये जो फायर थी ये तो ज़ांग नाम के बंदे के पास थी, अब ये ओल्ड लॉर्ड कांगयान के पास कैसे आ गई? तो उनको पता चलेगा कि अच्छा, ओल्ड लॉर्ड कांगयान ने इसको हरा दिया तभी इसके पास आ गई है, जिससे रेपुटेशन बूस्ट हो सकती थी। रियलाइजेशन भी फेंगियन का हो चुका था। ये इमॉर्टल क्रेन सेट का शो था, जैसे फेंगियन ने पहले थंडर गुस्ट रोमोनार के रिप्स बोन बेचे थे, वैसे ही रेपुटेशन बूस्ट के लिए ड्रामा कर रहे थे। अब देखते हैं, बायर्स ने जानबूझकर प्राइस को जा एब्सगार्ड लेवल तक पुश किया था। बायर्स प्लस सेलर सेक्ट के लोग ट्रेजर वाले हेवन के फीस देकर पब्लिसिटी खरीदी जा रही थी। फेंगियन का थॉट ये था कि फ्लोटिंग लाइफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे महंगी ही क्यों ना लेनी पड़े, मुझे लेना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट होता हुआ पोस्ट रिबर्थ प्लान यहाँ पे रुइन हो गया। अब रिजल्ट ये हुआ कि फेंगियन ने हाई प्राइस पे ले तो लिया, लेकिन हाई प्राइस पे उसने फ्लोटिंग लाइफ फायर को खरीदा था। अब सीन यहाँ पे देखते हैं आगे का। फेंगियन ने मेन मटेरियल लांगे लैंडस्पीड को दे दिए। चेक के बाद प्रैक्टिस और प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। लॉन्ग हेयर इंसेक्टर फॉर्मेशन में एंट्री करता है। लांगे स्प्रिट कहती है, इस मैरिड सेल्फ गो रेसिपी में 40% सक्सेस के चांस हैं।
फेंग्यूअन कहता है इसी गू से हेवनली कोड को हैंडल करूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। लांगे सेक्ट जो था, यहाँ पे जो लांगे स्पिरिट था डाउटफुल था क्योंकि फेंग्यूअन का रिफाइनमेंट एक्सपीरियंस कम था। फेंग्यूअन यहाँ पे उसे एश्योरेंस देता है कि अरे मैं हेल्प कर दूँगा, सब कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं रिफाइनमेंट में डिजास्टर आ जाता है। प्रोसेस तो स्मूथ चल रहा था लेकिन फ्लोटिंग लाइफ फायर, एज गो, बाकी मटेरियल रिफाइन हुए, लेकिन यहाँ पे एक डिजास्टर आया। सडनली एक्सप्लोजन, डस्ट, बैड स्मेल, रिफाइनमेंट इश्यूज आ गए, सब पैनिक में चले गए, सिचुएशन ऑलमोस्ट फेल्ड होने वाली थी। फेंग्यूअन पे सजेस्ट करते हुए कहता है टेम्पररी गु फॉर्मेशन बनाओ और जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालने के लिए इन चीज़ों को करना पड़ेगा, यानी एक फॉर्मेशन बनाओ जिसमें इम्प्योरिटीज अलग होती जाएं। नो ऑप्शन था, लांगे इसे मानना पड़ गया और उसने मान लिया इस चीज़ को। फेंग्यूअन ने आगे कहा फर्स्ट सुप्रीम एल्डर आप फॉर्मेशन के अंदर जाओ। लांगे स्पिट अंदर गया और एक इंस्टेंटली सेपरेशन फील हो गया। लांगे गुस्से में कहता है फेंग्यूअन तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों सप्रेस कर दिया, ये फॉर्मेशन तुमने मुझे सप्रेस करने के लिए बनाई थी क्या? फेंग्यूअन हंसते हुए कहता है लांगे लैंड स्पिट अभी तक समझे नहीं क्या? लांगे लैंड्सफिट गुस्से में कहती है फेंग युआन तू मेरे ही ब्लेस्ड लैंड पे मुझे प्लॉट करेगा, बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। नेक्स्ट सेकंड ही सब कुछ फ्रीज सा हो गया। लांगे कहता है एक मिनट मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? लांगे ब्लेस्ड लैंड से मेरी कनेक्शन भी ऑलमोस्ट कट हो गई है। फेंग युआन यहाँ पे थोड़ा हंसते हुए काम तरीके से कहता है बेकार है, तुम दोनों के बीच का गैप तुम समझते ही नहीं, मतलब तुम दोनों के बीच का गैप तुम नहीं समझते। अब देखते हैं। लांगे स्ट्रगल करता रहा पर सेपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता गया, वो बिल्कुल कनेक्शन कट हो चुका था उसका। रीजन क्या था? फेंग युआन रिफाइनमेंट पाथ क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था, लॉन्ग हेयर इंसेक्टर की ट्रू मीनिंग उसके पास पहले से ही थी। लांग सिर्फ लॉन्ग हेयर इंसेक्टर की ऑब्सेशन से बना हुआ लैंड स्पेड था बस। फॉर्मेशन पाथ फेंग युआन का ग्रैंड मास्टर लेवल पे है और जो लांगिया है उसका तो सिर्फ ऑर्डिनरी लेवल पे है। फॉर्मेशन पाथ की बात करें तो फेंग युआन ने खुद मल्टीपल टॉप फॉर्मेशन डिजाइन करी और मॉडिफाई किए। एक्सपीरियंस गैप मैसिव था, इसलिए इसी गैप की बात कर रहा था। मुझे लगा किसी और बंदे से कंपेयर कर रहा है, लेकिन नहीं, फेंग युआन ये कहना चाह रहा था कि तेरे बीच और मेरे बीच का जो गैप है बहुत बड़ा था। अब देखते हैं। लांगिया यहाँ पे एंग्री हो गया और एकदम चिल्लाते हुए कहने लग गया मैरिड सेल्फ इमॉर्टल का रेसिपी स्टार्ट से ही एक दिक्कत थी, यानी इसमें एक फ्लॉ था। ये सिर्फ फंसाने के लिए था, रिफाइनमेंट में प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी। सॉरी, रिफाइनमेंट में प्रॉब्लम आनी ही थी, यानी प्रॉब्लम आती ही तुमने उसी मोमेंट फॉर्मेशन विद इन फॉर्मेशन बना के मुझे अंदर फंसा दिया, यानी फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन बना के मुझे फंसा दिया। ब्लड पाथ मटेरियल से मुझे डायरेक्टली टारगेट किया। लांगे समझ गया कि 8 मेन मटेरियल से 4 यहाँ पे जो थे वो ब्लड पाथ वाले थे। सिर्फ पहले वाले 4 एक्चुअल गू रिफाइन वाले मटेरियल थे, लेकिन बाद के जो 4 थे वो सिर्फ ट्रैप वाले थे। फेंग युआन यहाँ पे चुप रहा, बस हल्की सी स्माइल दी। लांग सोचता हुआ कहता है ये ब्लड पाथ फॉर्मेशन टेम्पररी है, जैसे ही लॉन्ग रिफाइनमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी ये टूट जाएगी। मैं बाहर निकला तो पूरा लांग ब्लेसलैंड मेरे कंट्रोल में ही आ जाएगा। वेरिएंट ह्यूमन सब मेरे हाथ, मतलब मेरे ही हाथ से खड़े रहेंगे, मेरी साइड ही खड़े रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे और इसको दबा देंगे, फेंगे उनको हटा देंगे। लेकिन अचानक लांगिया कहता है डैम, मैंने मैंने अपनी सोच बहुत तेज लाउड तरीके से बोल दी। यानी इसकी एक दिक्कत थी ना, देखो जो लैंड स्पिरिट है लांगिया ब्लेसलैंड वाला, ये 2 तरह की स्पिरिट है। एक है ब्लैक वाली जो फेंगयुआन की बात मानती है, वो हमेशा यही चाहती है कि हमेशा ना वेरिएंट ह्यूमन राज करे, वो भी सिर्फ कौन से वाले हेरी मैन वेरिएंट ह्यूमन ही टॉप पे आए, वही राज करे हर जगह पे, रूलर्स वही बने। लेकिन जो व्हाइट वाली है वो भी ये चाहता है, लेकिन इतना नहीं चाहता, लेकिन वो फेंगयुआन से कोलैब नहीं करता, ना तो कुछ वास्ता रखना चाहता, वो एकदम दूर रहता है फेंगयुआन से। और यहाँ पे जो ब्लैक वाली है, ब्लैक वाले की एक दिक्कत ये है कि ये ना कुछ भी जो सोचता है वो बोल देता है मुंह पर। फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम ये फ्लॉ देख सकते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये फ्लॉ मैं भी देख सकता हूँ, मुझे क्या पता नहीं होगा? लांगिया कहता है चाहे समझा हो तू चाहे ना समझा हो, तू इस रिफाइनमेंट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? तो फेंगयुआन कहता है मेरी अंडरस्टैंडिंग तुमसे ज्यादा डीप है, बस कंप्लीट नहीं है। लांगिया वेट करता रहा, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उसने सोचा था कि उसकी फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी जो कि लांगिया वेस्टलैंड में लगी हुई है, और ये जो नॉर्मल फॉर्मेशन है फेंगयुआन की वो टूट जाएगी। बट फॉर्मेशन स्टेबल रही, टूटी नहीं। उसका ब्लड, उसका जो मतलब बॉडी था ब्लड रेड लाइट में कवर हो गया था। लांगिया पैनिक में आ गया, वो कहता है इम्पॉसिबल, तुमने क्या किया है? फेंगयुआन बस मुस्कुराता रहा। ट्रुथ ये था कि ये फॉर्मेशन फेंगयुआन के लिए न्यू नहीं थी, पिछली लाइफ में वो इस लॉन्ग हेयर एनवायरनमेंट फॉर्मेशन के साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुका था, इसलिए सब कुछ इसके बारे में पता था फेंगयुआन को। उसने इसमें देख रखी थी चीजें, और इसलिए फेंगयुआन ने ऐसी फॉर्मेशन अपनी वाली बनाई जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो टूटेगी नहीं। और जो लांगिया सेक्ट की फॉर्मेशन है वो हमेशा ऐसा मानेगी कि जो फेंगयुआन की फॉर्मेशन है वो उसकी साथी है या उससे जुड़ी हुई है, तो वो तोड़ेगी ही नहीं उसको। और लांगिया सेक्ट का जो स्पिरिट है वो इसमें फंस चुका है। ये सब पिछली लाइफ में हो चुका था। फेंगयुआन को फॉर्मेशन पाथ, रिफाइनमेंट पाथ और विजडम पाथ में डीप अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए वो लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ की जो फॉर्मेशन थी उसको अच्छे से समझ पाया, उसके कोर को समझ पाया। ये फॉर्मेशन लॉन्ग हेयर सेक्टर की लाइफ वर्क थी। फेंगयुआन के लिए नई बनाना मुश्किल होता, लेकिन ऑब्जर्व करना और एनालाइज करना कंपैरेटिवली
आसान था, ईज़ी था। पूरा फ़ॉर्मेशन समझना ज़रूरी नहीं था। सिक्स्थ हेयर स्पाई ने फ़ॉर्मेशन का एक की एरिया को कंट्रोल कर रखा था, इसलिए ब्लड पाथ फ़ॉर्मेशन लॉन्ग हेयर फ़ॉर्मेशन में डिस्टर्ब नहीं हुई और ब्लड पाथ फ़ॉर्मेशन को जो लॉन्ग हेयर की फ़ॉर्मेशन थी, अपना ही माना। यानी जो लांगे सेट की फ़ॉर्मेशन थी, उसने सोचा कि जो ब्लड पाथ की फ़ॉर्मेशन है फेंगयुआन की बनाई हुई, वो उसकी अपनी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं समझा। अब आगे देखते हैं। ब्लैक हेयर लैंडस्पेड फेल हुआ था, तो उसने व्हाइट हेयर लैंडस्पेड को बुला लिया, बाहर बुलाया, लेकिन फेंगयुआन पहले से ही प्रिपेयर्ड था। व्हाइट हेयर लैंडस्पेड निकलते ही ब्लड लाइट से ही सप्रेस हो गया। व्हाइट हेयर लैंडस्पेड गुस्से और दर्द में कहता है, फेंगयुआन तो सबसे घटिया डीमन है। कैसी बात कर रहा है भाई, क्या बोले? एक टाइम पे इसने ही धोखा दिया था पिछली बार। क्या बोलते हैं? आगे देखते हैं। कोई नहीं, अब देखते हैं। लांगे यहाँ पे अब काउंट करवाना शुरू करता है अपने फेवर्स को कि देख मैंने क्या-क्या फेवर्स करे थे। तो कहता है, "तू मॉर्टल था, तब मैंने तेरी मदद करी थी। 88 ट्रंक बिल्डिंग गिराने में मैंने सपोर्ट दिया था। इमॉर्टल बनने के बाद रेसिपी डिडक्शन में तुझे स्टोन कमाने दिए थे। गू रिफाइनमेंट में बार-बार हेल्प करी थी। ट्रिबुलेशन में इमॉर्टल गू और एसेंस स्टोन दिए थे। इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेम्परेरी प्रेमेसी दिया था। साथ में स्टारफॉर्म ब्रेसलैंड मूव करने का मेथड दिया था। हुई मॉर्टल ब्रेसलैंड अटैक में रिस्क लिया था। विज़डम गू हमने फीड करा था। लाइफ स्पैन गू हमने वेस्ट करे थे। डाउन माउंटेन के लॉस का कंपेंसेशन दिया था। अब यहाँ पे भाई व्हाइट हेयर एकदम रोते हुए कहता है, हमने तुझे अपना माना था, सुप्रीम एल्डर बनाया था और तू हमसे ही गद्दारी कर रहा है। फेंगयुआन क्या बोलता है? फेंगयुआन आंसर देता है, कहता है, नो, ज़रा सी भी गिल्ट नहीं है मुझे। और उल्टा ही मेरे को मज़ा आ रहा है और मेरे अंदर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है और क्या बोलूँ मैं, बस इतनी लाइन थी। देखो सीधी-सी बात है, हम भी जानेंगे क्यों क्यों नहीं था गिल्ट, क्योंकि याद होगा जब लास्ट टाइम प्रीवियस लाइफ़ में भाई इसने भी तो गद्दारी कर दी थी, इसने भी तो बिट्रे कर दिया था, लॉन्गेविटी हेवन के साथ मिल गया था ये बंदा, तो वही बात आ गई। ये देखो वो नहीं करेगा, फेंगयुआन अगर नहीं करेगा तो फेंगयुआन के साथ लोग कर देंगे, तो करें क्या भाई? करना पड़ेगा ना ये सब। भाई गू वर्ल्ड ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। व्हाइट हेयर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो कहता है तू बीस्ट है, तू शेमलेस है, हेवन तुझे पनिश करेगा, अगर चांस मिला तो मैं तुझे पहले ही मार दूँगा। फेंगयुआन एकदम शांत स्माइल के साथ कहता है, टू बैड, तुम नहीं कर सकते। लांग लैंडस्पेड बिल्कुल चुप रहा, कर्स करता रहा पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कंक्लूजन ये निकला कि फेंगयुआन जैसा इंसान एंगर, मोरालिटी, गिल्ट से तबका ऊपर उठ चुका है। ये शब्द उसके लिए क्या ही रखेंगे मायने। अब आगे देखते हैं, ब्लड लाइट यहाँ पे फेड हो जाती है, ब्लड पाथ फॉर्मेशन ओपन होती है और फेंगयुआन और लांग लैंडस्पेट यहाँ पे वॉकआउट करते हुए बाहर आते हैं। अब देखते हैं, फेंगयुआन की स्कीम सक्सेड हो गई थी, यानी वो कामयाब हो गया था। अब प्रीवियस लाइफ का यहाँ पे एक रेफरेंस मिलता है कि जो ब्लैक हेयर लैंडस्पेट था ना, वो ऑफ गार्ड बाय फेरीज़ी पकड़ा गया था और व्हाइट हेयर स्पिड था, वो फेंगयुआन से मतलब फेंगयुआन उसके सहारे बच के निकल गया था। लॉन्गेविटी हेवन सब कुछ ले चुका था, यानी सारे गेन उसको मिल गए थे। फेंगयुआन को बिट्रे मिला था। प्रीवियस लाइफ का रेफरेंस यही था, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, इसमें दोबारा से आ गया। और लेकिन इस लाइफ में क्या हुआ, फेंगयुआन ने सप्रेस कर दिया लैंड स्पीड को अपने दम पर। लॉन्गेविटी हेवन को कुछ नहीं मिलेगा अब यहाँ पे और लांगे लैंड स्पीड यहाँ पे बस और एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया था। ये लाइन ये कहना चाह रहा था कि हेरीमैन बुइमॉटल को शक ना हो, इसलिए ब्लैक हेड लैंडस्पेट नॉर्मल बिहेव करने लगा, जैसे फेंगयुआन के साथ रिलेशन पहले जैसा ही हो। फेंगयुआन जानबूझकर साँस छोड़ते हुए कहता है, इस बार फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की वजह से सिचुएशन कंट्रोल में आई है। ब्लैक हेड लैंडस्पेट हल्का-सा झुककर हँसा, कहता है, मैं मेनली रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। हमें जल्दी से गू रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। उसका थोड़ा-सा सबमिसिव था, पर सिक्स्थ ईयर के अलावा किसी को शक नहीं हुआ। यानी सिक्स्थ ईयर के सामने ये सब चीज़ें हो रही थी और यहाँ पे ना फेंगयुआन ने शायद टेम कर लिया है इसको। किसी को अंदाज़ा तक नहीं लगा कि इतना बड़ा चेंज उसके सामने मतलब सबके सामने हो गया है। फेंगयुआन फिर से लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में गया और मैरिड सेल्फ इमॉर्टल गू को रिफाइन करना कंटिन्यू करा। कुछ ही घंटों बाद फॉर्मेशन में एक शार्प और डीप लाइट चमकी। लाइट खत्म हुई और एक इमॉर्टल गू सामने आया था। और ये गोवर्म 10 मीटर से ज़्यादा लंबा था, मेटल जैसा शाइन करता हुआ, सेंटीपीड जैसा था, हेड पर डेंजरस माउथ था, फोरहेड पर लंबी एंटेनास थे, दोनों साइड करीबन 5-5 हज़ार लेग्स थे और टोटल 10,000 लेग्स के साथ ही आया था। इसकी मैंने फ़ोटो तुम्हें दिखाई रखी होगी वैसे। रैंक 7 का इमॉर्टल गो मैरिड सेल्फ। फैंगयुआन का मेन गोल लैंडस्पीड को ट्रैप करना था, पर उसने मैरिड सेल्फ रिफाइन करना नहीं छोड़ा था। उसने ट्रैप तो कर ही लिया, ऊपर से मैरिड सेल्फ वाला तो करना ही, तो उसने कर भी लिया था। पिछली लाइफ में इसका सक्सेस रेट 50% था। इस बार रेसिपी मॉडिफाई करके उसने करीबन 40% कर दिया था, ताकि लैंडस्पीड को ट्रैप कर सके, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन भी ऐड कर देनी थी ना ट्रैप करने वाली। फिर भी उसने रिस्क लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैरिड सेल्फ के लिए मूव स्ट्रेट एक तरीके से ना स्ट्रेंथ पाथ वाली चीज़ में स्ट्रेट अप पावर अप देता है। एंस्लिमेंट पाथ का कॉम्बो भी इसमें है।
पावरफुल था, पर एक्टिवेट करने में टाइम और मेंटल एनर्जी ज़्यादा लगती है। अब जब ये गुगम बन गया था, फेंगयुआन सिर्फ कुछ स्टेप फुल पावर रिलीज़ कर सकता था। सिर्फ मैरिड सेल्फ ही नहीं, रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील, मैरिड ड्रैगन और मैरिड घोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड वाला जो था, जैसे किलर मूव भी बेनिफिट करेंगे आगे जाकर। स्पेशली मैरिड घोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन, अगर मैरिड सेल्फ गू ना होता तो बहुत सारे गुवम चाहिए होते, एक्टिवेशन में टाइम ज़्यादा लगता, बैटल में बेकार ही हो जाता, डायरेक्ट पावर बूस्ट नहीं मिलता, पर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया था, फ्यूचर पोटेंशियल बढ़ गया था क्योंकि आगे जाके वो घोस्ट ड्रैगन वाला दोबारा से यूज़ कर पाएगा। रिफाइनमेंट खत्म होने के बाद फेंग युआन ने पूरी लांग या लैंड को चेक किया और अपने गेन्स को कैलकुलेट करा। ये जगह सिंपल नहीं थी, ये लॉन्ग हेयर इंसेक्टर की लेगेसी थी। हिस्ट्री के टॉप 3 रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट में से एक था। लॉन्ग हेयर इंसेक्टर ने काउंटलेस इमॉर्टल को रिफाइन किए थे। थिविंग हेवन डीमन वल्नरेबल और जायंट्स एंड इमॉर्टल वल्नरेबल भी उसके पास को रिफाइन करवाने आए थे। वो एक हेरी मैन था। हेरी मैन की लाइफ स्पैन लंबी होती है पर इमॉर्टल नहीं होते, यानी इमॉर्टल बनी मतलब इमॉर्टल नहीं होते और ना तो ये रैंक 9 जा सकते हैं। उसने रैंक 8 लांग या ग्रो टू हेवन छोड़ा था, पर बाद में व्हाइट हेड लैंड स्पिट ने रैंक लोअर करके ब्लेस लैंड बना दिया। ब्लेस लैंड पर क्लैमिटीज और ट्रिब्यूलेशन कम स्ट्रांग होते हैं, इसलिए डेवलपमेंट स्टेबल रहा। स्पेस बहुत बड़ा था, बहुत ब्लेस लैंड से ज़्यादा था। इसका मतलब स्पेस अच्छा खासा बड़े था यार, मतलब जो नॉर्मली ब्लेस लैंड होते हैं ना उससे तो कई गुना बड़ा था। कई ग्रो टू हेवन से भी बड़ा मान लो। टाइम फ्लो इसका था 136 का, यानी ऐसे आउटसाइड के वर्ल्ड के कंपैरिजन में 136 ही था। और सबसे खास रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी पर एक इमॉर्टल क्लियर मूव था जो इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर टाइम फ्लो चेंज कर सकता था। ये लॉन्ग हेयर इंसेक्टर ने खुद एक टाइम पाथ एक्सपर्ट को बुलाकर बनवाया था। दाव मार्क की बात करें तो रिफाइनमेंट पाथ दाव मार्क्स करीबन 3 लाख से भी ज्यादा थे, बाकी मोस्टली वाटर पाथ और फिर अर्थ पाथ वाले थे। लांग या ब्लेस लैंड में 4 कॉन्टिनेंट्स थे, ब्लैक हेयर, येलो हेयर, व्हाइट हेयर सी में और क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट स्काई में। रिसोर्स अनलिमिटेड थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, गू इमॉर्टल काउंटलेस थे और अपने आप में ये एक सुपर फोर्स था। ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब लाइफ स्पैन गू का हैवी प्रोडक्शन था। ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लेस लैंड था। लांग या लैंड स्पिट ऑलरेडी फेंगजुआन के कंट्रोल में था, सब कुछ अब उसका ही था। यहाँ इमॉर्टल गू का बड़ा स्टॉक था, रैंक 7 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस और वुड स्प्राउट इमॉर्टल गू, बीस्ट एंस्लेमेंट इमॉर्टल गू, फॉर्मेशन प्लेट इमॉर्टल गो, और यहाँ मोस्टली हेरी मैन गो इमॉर्टल को यूज़ करने के लिए दिए गए थे ऐसे टाइप वाले गो। 3 मेजर गो फॉर्मेशन भी यहाँ पे थे, जैसे लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ की फॉर्मेशन, सब मेन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो कि मेन क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट पर 9 सब फॉर्मेशन लगी हुई थी, नॉर्थर्न प्लेन्स में, ताइक्यू में, ड्रैगन एलिफेंट प्लेन में और फेंगबो क्लिफ के पास। ये सारी लगी हुई थी, सब फॉर्मेशन टेलीपोर्ट करने वाली थी। और एक एशियन बैटल फॉर्मेशन थी हेवनली जायंट सोलार नाम की, जो हम देख भी चुके हैं। रैंक एट इनकम्प्लीट इमॉर्टल गो हाउस रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन भी था, एक आर्टिफिशियल हेवन एंड अर्थ डोमेन रिफाइनमेंट सी वाला। पिछली लाइफ में इसी सी के वाटर से लैंड स्पिट ने ओमनी प्रेजेंट 4 सी किलर मूव चला दिया था, सिचुएशन कंट्रोल की थी। इमॉर्टल मटेरियल अनलिमिटेड थे पर इमॉर्टल एसेंस स्टोन कम थे। 3 ट्रू इनहेरिटेंस भी थे, जैसे थीविंग हेवन, जायंट सन का सेल्फ लव और लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ वाला। रैंक 8 स्टील लाइफ इमॉर्टल वो थीविंग हेवन इनहेरिटेंस का पार्ट था, और पहली लाइफ में माँ होंगी उनको इसका क्लू मिला था। वो लांगिया आया और 3 बार वो रिफाइन करवाया, ये भी इनहेरिटेंस का पार्ट था। फेंगयुआन को इन तीनों इनहेरिटेंस का फुल आइडिया था। पहले उसे अपना हेवन एंड अर्थ डोमेन बचाना पड़ा था स्ट्रॉन्ग एनिमी से डील करने के लिए। अब पूरा लांगिया ही उसका हो चुका था। पिछली बार तो भागा था बंदा यहाँ से, बिट्रेयल मिला था, लेकिन इस बार तो भाई ने ही सब ले लिया। फेंगयुआन कहता है मेरे पास लगभग आधा महीना अभी भी और है। पिछली लाइफ में वो इस टाइम लुओपो सील रिड्यूस कर रहा था अटैक पावर के लिए, डिफेंस के लिए रिवर्सल प्रोटेक्शन सील तो था ही। इस बार उसके पास ऑलरेडी लुओपो सील तो है ही। अब एम्परर यामा बैटलफील्ड टाइम पाथ वाली चीज भी ऐड हो चुकी है, तो एक तरीके से बैटलफील्ड और बढ़िया हो गया है, बढ़िया बन चुकी है टाइम पाथ चीजें ऐड होने के बाद एम्परर यामा के अंदर। लांग लांग या लैंड स्पीड जो था वो तो अब कंट्रोल में था। रिफाइनमेंट अटेंडमेंट भी अच्छा खासा ही है, पर फेंगियो ने रिड्यूस किया कि अभी लांगया को एनेक्स नहीं करेगा, यानी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। प्लान क्लियर था कि लांगया को ट्रैप बनाकर हेवनली कोड को यहाँ खींचना। गोल एक ये था उसका कि फेंग जीजे आए और अपना फिक्स मल ट्रेवल को कंट्रीब्यूट करे और रैंक 8 के बाद फ्यूचर सेल्फ यूजलेस हो जाएगा। और दूसरा गोल इसका ये था कि हेवनली कोड का स्टार कास्ट किलर मूव एक्सपोज करवाना। ये मूव 5 रीजन्स का बैलेंस चेंज कर सकता था, अगर एक्सपोज हुआ तो बाकी 4 रीजन की सुपर फोर्सेस हेवनली कोड पर अटैक करेंगी। और तीसरा गोल कुछ हेवनली कोड गु इमॉर्टल को पहले ही मारकर उनको वीक कर देना। चौथा गोल स्नोमैन, रॉकमैन, इंकमैन अलायंस को भी इसी क्योस में खत्म करके अब्सॉर्ब कर लेना। एक ही मूव में 4 गोल को कंप्लीट करना, टेम्पररी अलाइज सब कुछ चीज़ों को क्लियर कर देना। मतलब हो ये सब करना था उसका, ये चारों गोल थे, जिसमें से सबसे सबसे बढ़िया गोल मुझे यहाँ पे नंबर 2 वाला लगा। क्योंकि अगर हेवनली कोड अटैक करेगा और फेंगियो ज़बरदस्ती उनका स्टार कास्ट कलर मूव एक्सपोज करवा देगा, तो दूसरों को वीडियो डाल देगा, ये देखो इनके पास स्टार कास्ट है, बाकी के 4 रीजन और गुस्सा हो जाएंगे। जैसे पिछली बार 4 रीजन गुस्सा हुए थे, फेंगियोन के साथ मिलकर इन्वेड करा था, तो इस बार उनके अंदर ये जो मतलब मूवमेंट या उनका जो दिल है या जो
उनके अंदर ये भावना है वो उनके अंदर पहले से जाग जाएगी, जिससे ये होगा कि वो अब पहले से ही खिलाफ हो जाएँगे हेवेली कोर्ट के और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फेंगियोन को। फेंगियोन कुछ बातों से ही सबको मतलब कन्विंस कर लेगा और फिर सब लोग अटैक कर देंगे हेवेली कोर्ट पर। गोल नंबर 2 मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। अब ऐसे ही देखते हैं 10 दिन बीत गए इसके चक्कर में। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हेवेनली कोर्ट में देखते हैं। रैंक 8 इमॉर्टल गो हाउस है। स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड एक्टिवेट हुआ। स्टार लाइट पूरे हेवेनली कोर्ट में चमकने लग गई। लगभग 10 गो इमॉर्टल रेडी थे। लीडर यहाँ पे फेरिस जीवी थी। फेरिस जीवी कहती है विज़डम गो सच में लांग या ब्लेस लैंड में है। अगर मिल गया तो स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड रैंक 9 बन जाएगा। तब मैं दुनिया की नंबर 1 विज़डम पाथ गो इमॉर्टल बनूंगी। फेट इमॉर्टल को रिपेयर हो जाएगा। थंडर गो स्टोर्म मोनार्क एकदम दांत कस के कहती है फेंग युआन इस बार मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। फेंग जीजे तो चुप था और एकदम शांत था। चैनी अंदर ही अंदर सोच रहा था, कहता है इस बार फेल नहीं हो सकता। इतने रैंक 8 एक्सपर्ट जा रहे हैं, फेंगिवा सिर्फ रैंक 7 है, इजी विन होगा इस बार तो। उसे लगा 2 से 3 रैंक 8 ही काफी थे, पर फेरिजीवी एक्स्ट्रा अलर्ट थी। अचानक स्काई में स्टारलाइट गैदर हुई, एक ह्यूज ब्लू लाइट पिलर बना। इमॉर्टल किलर मूव स्टार कास्ट। फेरिजीवी कहती है चलो लांग या ब्लेसलैंड ले लो और डीमन फेंगयुआन को पकड़ो। थंडर गोस्ट ट्रूमनाक सबसे पहले पिलर में घुस गई अंदर और यहाँ पे थंडर गोस्ट ट्रूमनाक कहती है फेंग युआन मैं आ रही हूँ, रेडी रहना। और इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके बाद मैं और ज्यादा लंबा एपिसोड लाऊंगा। लंबा मीन्स ये है ज्यादा चैप्टर। कोशिश करूंगा 8 से 10 चैप्टर, मतलब 8 चैप्टर तो एटलीस्ट कवर हो।